बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। मैं हूं अरशद तारी। आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यार भरा सलाम। आज हम पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लिखा पड़ा है और इसी को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या चीज़ होती है। उससे पहले आपको बताते चले जाएं कि लास्ट टाइम हमने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के अंदर सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ा था और सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। लेकिन ये कुछ एक ऐसा भी कंपाउंड्स था जिसमें हम ई जेड आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। ई जेड आइसोमेरिज्म जस्ट सिस और ट्रांस जैसा ही है, जैसे जेड सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और ई ट्रांस को। तो यहाँ पर जो सिस का रोल वही जेड का रोल, जो ई का रोल वही ट्रांस का रोल, पर जस्ट डिफरेंस किसी का है। वो इसका डिफरेंस है कि सिस ट्रांस में ग्रुप सेम होता है लेकिन जेड ई आइसोमेरिज्म के अंदर ग्रुप डिफरेंट होगा। जब ग्रुप डिफरेंट होगा तो फिर हम सेम साइड और अपोजिट साइड कैसे माने, वो मानेंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि फॉर एग्जांपल जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स, इन कंपाउंड्स पर दो डिफरेंट ग्रुप लगे पड़े हैं, एक है पी दूसरा है क्यू। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हाइड्रोजन लगा पड़ा है। ये ग्रुप तो पी क्यू डिफरेंट है लेकिन सेम साइड है। और मैं आपको यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास पी और क्यू का बताता हूँ कि मॉलिक्यूलर मास पी और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रेटर देन हाइड्रोजन। यहाँ पर ये कंपाउंड आप कोई भी लगा दें, आप स्मॉल आर लगा देते हैं कि इसमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ Q इज ग्रेटर देन R। अब देखिए इस कार्बन पर जो दो ग्रुप लगे पड़े हैं इनका मॉलिक्यूलर मास हमने कंपेयर किया। इन दोनों में से जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है आप उसे थोड़ा सा समझने के लिए आप सर्किल लगाते हैं, जहाँ डिनोट करें किसी भी तरह। और इस कार्बन पर देखें जिसका मास ज्यादा है आप उसे नोट कर लें। अब देखें जिनका मास ज्यादा है वो सेम ग्रुप, वो सेम साइड है, ग्रुप भले डिफरेंट है लेकिन साइड सेम है। तो हम जहां पर कहेंगे कि ये जेड आइसोमर है। अगर कहीं जेड है तो उसका ई भी होगा। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, जहां पर अगर क्यू पी है यहाँ पर क्यू होगा तो ये ई कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बोलूँ C2FBrCl सॉरी FClBri। अब देखिए आप इसमें कितने सिस बना सकते हैं, कितने ट्रांस बना सकते हैं, वो हमें बताएंगे ये चार मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूलर मास आयोडीन का सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन एंड क्लोरीन एंड एफ। ऐसे है क्या? नहीं, बिल्कुल वैसा ही है। अगर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन लगा देते हैं। अब देखें इन दोनों में से इस कार्बन पर मास किसका ज्यादा है? आयोडीन का। यहां पर किसका ज्यादा है? क्लोरीन का। तो क्लोरीन को सर्कल पाए। जिनका मास ज्यादा है वो अपोजिट साइड पर है तो ये ई होगा। अगर ये ई है उसका जेड होना चाहिए तो जेड बिल्कुल होगा। ये क्लोरीन सेम साइड पर लगा देंगे, ठीक है। यहां पर अगर मैं ब्रोमीन करता हूं और यहां पर फ्लोरीन करता हूं, यहां पर क्लोरीन यहां पर आयोडीन। अब देखें यहां पर आयोडीन का ज्यादा, यहां पर ब्रोमीन का ज्यादा, ये भी ई बन गया। अगर ये ई है वहां पर उसका जेड होगा। आप जेड बना लेना क्योंकि जेड बनाना आसान है। अगर इन दोनों में से हमें कोई एक मिल गया दूसरा बनाना आसान है, मिल जाएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जहां पर हमें मिल रहा है बिटवीन, किन के बिटवीन, यहां पर ब्रोमीन लगा देते हैं, यहां पर क्लोरीन, यहां पर आयोडीन, यहां पर फ्लोरीन। अब देखें यहां पर आयोडीन यहां पर ब्रोमीन, सेम मास है, मास सेम नहीं है सॉरी, मास ज्यादा है इस कार्बन पर फ्लोरीन से आयोडीन की, इस कार्बन पर क्लोरीन से ब्रोमीन का मास ज्यादा है। से ज्यादा मास वाले कंपाउंड्स ग्रुप्स सेम साइड होंगे तो वहां पर ये जेड कहलाएगा, ठीक है। अगर ये जेड है तो उसका ई भी होगा। ये था कुछ
ZE के बारे में याद रख लें। इस C2F Br Cl के 3 Z बनेंगे, 3 E बनेंगे, 3 बना लिए हैं, बाकी 3 खुद बना लेना। और हमारे पास अभी यहाँ है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर देखते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म के क्या है अंदर, तो उसमें वो सब चीज आएगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास सेम होता है, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन यहां पर याद रखें ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट है। रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसे हम PPL से लिखते हैं, दैट इज डिफरेंट। दो कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट साइड रोटेट कर लें और इक्वल एक्सटेंट से रोटेट करें तो हम उसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इज डिफरेंट बट विद सेम एक्सटेंट। थोड़ा सा समझने के लिए एक्सटेंट कर लें, एक्सटेंट सेम है रोटेशन की, विद बट विद सेम एक्सटेंट। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है, ये ऑर्डिनरी लाइट है, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देखते हैं तो ये पहले पहले मल्टीपोलर है, मल्टी डायरेक्टेड है, कोई पर्टिकुलर की डायरेक्शन नहीं है। पहले इसकी डायरेक्शन ये है, फिर ये है, ये है, कोई भी मखसूस डायरेक्शन नहीं है इसकी, मल्टी डायरेक्टेड है। जब इस लाइट को हम किसी पोलराइजर डिवाइस के सामने पास करवाएंगे, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास एक पोलराइजर है, ठीक है, इस पोलराइजर से हम इस लाइट को पास करवाएंगे तो ये किसी मखसूस डायरेक्शन में पोलराइज करेगा, इसे इन सब की डायरेक्शन को एक डायरेक्शन देगा। अब ये लाइट जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, किसी एक डायरेक्शन में पोलराइज है, प्लेन में, ये स्पेस में है, ये प्लेन में है। अब जब इस PPL को हम किसी कंपाउंड से पास करवाएंगे तो वो कंपाउंड इस PPL को 3 तरह से बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल कैसे, हमारे पास ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर कोई कंपाउंड पड़ा है, उसकी सॉल्यूशन बनी हुई है, और ये आपका जार है, ठीक है जी, जिसे आप जग बोलते हैं। इस जग के अंदर कोई सॉल्यूशन पड़ा है, ऑप्टिकल कंपाउंड का आपने लिया था कराची से, ठीक है, तो यहां पर यही कंपाउंड, सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड, तो ये इसे 3 तरह से दिखाई देगा। या तो वो इसे क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा, या तो वो उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा, या तो उसे अनडिफ्लेक्टेड रखेगा। जब क्लॉकवाइज रोटेट करवाए इस लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो हम इसे कहेंगे डेक्स्ट्रो। और यहां पर जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाए तो ये हमारे पास लीवो होगा, ये क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। और थोड़ा सा याद कर लें, समझें कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की कोई मखसूस एनालॉग नहीं होता कि कोई पॉजिटिव हो, कोई एंटी नेगेटिव हो। कोई डेक्स्ट क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो है तो बस डेक्स्ट्रो ही रहेगा, नहीं, क्लॉकवाइज हमारा आपकी मर्जी, डेक्स्ट्रो माने या लीवो माने, लेकिन एक ही वक्त डेक्स्ट्रो नहीं हो सकता और लीवो नहीं हो सकता। एक ही वक्त तो सिर्फ या डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा, दोनों नहीं हो सकता। आप देखिए क्लॉकवाइज को हम कभी पॉजिटिव मानते हैं, कभी नेगेटिव मानते हैं, लेकिन जो डेक्स्ट्रो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, सो हम डेक्स्ट्रो के हिसाब से इस क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानेंगे और लीवो को नेगेटिव मानेंगे। अगर कहीं ये अनडिफ्लेक्टेड है, उसे रोटेट नहीं करवाता, तो याद रखिए ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, क्योंकि जो कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है वो एक एक्टिव कंपाउंड है। ये रोटेशन क्लॉकवाइज है, ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है।
तो ये लिवो, ये डेक्स्ट्रो, लेकिन हैं दोनों ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि रोटेशन तो हो रही है ना, यहाँ पर रोटेशन नहीं हो रही, तो ये एक इनएक्टिव रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। याद रखें ऑप्टिकल रोटेशन क्या है। ऑप्टिकल रोटेशन हमारे पास है एक्सटेंट टू व्हिच प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड इज कॉल्ड आपका ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल रोटेशन एक्सटेंट टू व्हिच पीपीएल इज रोटेटेड, कितनी एक्सटेंट से डेक्स्ट्रो और लिवो हो रहा है, ये आपका ऑप्टिकल रोटेशन है। अब इस एक्सटेंट को मेजर कैसे करेंगे? इस एक्सटेंट को मेजर करने के लिए एक्सटेंट ऑफ रोटेशन बोलें और ऑप्टिकल रोटेशन is measured by पोलरीमीटर। पोलरीमीटर एक डिवाइस है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी मखसूस डायरेक्शन में पोलराइज कर देता है। इसी को हम मेजर करते हैं पोलरीमीटर के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं। हमारे पास एक टर्म है कायरलिटी। क्या है? याद रखें जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं, असल मकसद इस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का यहां पर है कि कायरलिटी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए नेसेसरी है, या वैसे कह सकते हैं कि एसेंशियल है। तो कायरलिटी क्या है? ग्रीक वर्ड है, उससे लिया गया है। इसका मतलब है हैंडेडनेस। हैंडेडनेस से क्या मतलब समझाता हूं। कायरलिटी का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट या कोई मॉलिक्यूल हो, ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल दैट इज नॉन सुपरइम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज ना करे, वो कायरलिटी, अच्छा कॉल्ड कायरल एंड प्रॉपर्टी कॉल्ड एज कायरलिटी। जो कंपाउंड, जो ऑब्जेक्ट, जो मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज ना करे, और उस कंपाउंड को हम कायरल कहते हैं, कायरल मॉलिक्यूल, और वो कायरलिटी इसे कहा जाता है प्रॉपर्टी को। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा कायरलिटी को समझ लेते हैं। थोड़ा सा ये भी समझिए कि कायरल कार्बन या कायरलिटी के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, असिमेट्रिकल कायरल सेंटर होता है। कायरल मॉलिक्यूल हैज asymmetric carbon or stereogenic center or stereocarbon। कायरल मॉलिक्यूल के पास असिमेट्रिक कार्बन होता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है या स्टीरियो कार्बन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन है, स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियो कार्बन है। ये सब सेम चीज़ है, एक ही चीज़ है। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात लिखी है हमने, कायरल मॉलिक्यूल एक तो असिमेट्रिक होता है, दूसरी पॉइंट ये है कि स्टीरियोजेनिक सेंटर के पास या कार्बन के पास जो होता है वो कायरल होता है। और वो कायरलिटी कैसे आती है? कायरलिटी ऐसे आती है कि मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। और एक होता है अकायरल सेंटर, अकायरल कार्बन, वो वहां पर हम वही समझ सकते हैं जहां पर हमें ये समझा हुआ हो। तो स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो कार्बन, कायरल सेंटर, कायरल कार्बन की प्रॉपर्टी ये है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। इसका मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड हो, ठीक है, लेकिन मस्ट बी 4 सिग्मा बॉन्ड विद डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट हो। 4 सिग्मा बॉन्ड तो बना सकता है, CH4 भी है, लेकिन चारों हाइड्रोजन के साथ हैं, तो ये
कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है। तो अकायरल कार्बन क्या होगा, अकायरल कार्बन जस्ट इसका डिफरेंट है। sp3 एडिशन है, 4 सिग्मा बना सकता है, लेकिन सेम ग्रुप होंगे, 1 से 2 ग्रुप सेम होंगे और वो अकायरल कार्बन कहलाएगा। याद रखिए कायरल सेंटर के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है वो कायरल सेंटर है, और अकायरल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, सेम कार्बन के पास 2 सेम ग्रुप लगे पड़े होंगे। तो इसका एग्जांपल है, थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। अब देखें ये कार्बन, कार्बन के पास देखें 4 सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ग्रुप डिफरेंट पड़े हैं HMPQ, ठीक है। ये हमारे पास कायरल सेंटर है। वो कंपाउंड्स जिनमें आपको कुछ ऐसे दिखाई दे, एटलीस्ट एक कार्बन भी कायरल सेंटर हो, तो वहां पर वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए थोड़ा सा गौर करें। हमारे पास एक लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो यहां पर C3H6O3, ये हमारे पास लैक्टिक एसिड, इसका फॉर्मूला है कार्बन CH3CHOH और यहां पर COOH। अब देखिए यहां पर 3 कार्बन है, पहले स्टीरियोजेनिक सेंटर ढूंढेंगे कि कौन सा है। स्टीरियोजेनिक सेंटर की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है कि 4 सिग्मा बॉन्ड बना है विद डिफरेंट ग्रुप्स, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। अब देखिए यहां पर इस कार्बन पर गौर कीजिए कि 3 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाता है लेकिन हाइड्रोजन सेम है। इस पर गौर करें, इस कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन लगे पड़े, यानी कि ग्रुप सेम है। लेकिन यहां पर इस कार्बन पर गौर करें कि यहां पर एक मिथाइल ग्रुप लगा पड़ा है, एक हाइड्रोक्साइड, एक COOH। यहां पर ये कायरल सेंटर है। अगर ये कायरल सेंटर है इसका मतलब लैक्टिक एसिड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए इस कार्बन को यहां पर रखें, COOH को ऊपर की तरफ, और जब हमने वे जो डैश पढ़ी थी उसका मतलब हमने क्या बताया था, उसका मतलब हमने ये बताया था कि जो वेज होता है कुछ ऐसे दिखाई देता है कि व्यूअर के सामने आ रहा है, यानी कि आउट ऑफ द पेज। जब हम इस मिरर के सामने इस कंपाउंड को रखेंगे, ये हमारे पास एक मिरर है, वो एक मिरर इमेज बनाएगा आपका। मिरर इमेज कैसे बनाएगा, मिरर इमेज इसकी कुछ ऐसे बनेगी कि ये वो OH बनेगा, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर मिथाइल ग्रुप, यहां पर COOH। अब ये एक दूसरे के मिरर इमेज बन गए, लेकिन सुपर इम्पोजेबल अभी भी नहीं है। मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब ये इन दोनों में से नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक अगर लाइट को रोटेट करेगा क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये आपको क्लॉकवाइज नजर आ रहा है तो आप इसे डेक्स्ट्रो कहें, अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो होगा। अगर ये आपके पास लीवो मान रहे हैं तो ये डेक्स्ट्रो होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। अगर आपके पास ऐसे नेगेटिव मानते हो तो ये पॉजिटिव होगा, कोई एग्जैक्ट एनालॉजी नहीं है आपके पास। अब देखें यहां पर हमने 2 कंपाउंड्स से पढ़े जो कि दोनों ऑप्टिकल एक्टिव है, दोनों लाइट को रोटेट करवाते हैं। तो वो 2 कंपाउंड्स जो लाइट को अपोजिट डायरेक्शन और इक्वल एक्सटेंट से रोटेट करवाएं तो वो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। लेकिन कौन से ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, तो इनांशियोमर कहलाएंगे। इनांशियोमर में क्या होता है, ऑप्टिकली आइसोमर्स होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। इसके पास सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, और इन्हें हम एनांशियोमर कहते हैं। एनांशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉन सुपर इम्पोजेबल, मिरर इमेजेस।
याद रहेगा? तो ठीक है, वेरी नाइस। एक हमारे पास होता है रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या है? रेसिमिक मिक्सचर हमारे पास होता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवो। अगर हम इसकी भी 1 मोलर का सोल्यूशन लेते हैं, इसकी भी 1 मोलर सोल्यूशन लेते हैं, इक्विमोलर है, तो वो मिक्सचर के अंदर साथ होंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे? इस मिक्सचर के अंदर डेक्स्ट्रो भी है और लेवो भी है। इस मिक्सचर के अंदर डेक्स्ट्रो पॉजिटिव रोटेट करवाएगा लाइट को, लेकिन जो लिवो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा। रिजल्ट में क्या होगा? इसी मिक्सचर के अंदर नेट रोटेशन ऑफ लाइट 0 होगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहां पर रिजल्ट में क्या होगा? कंपाउंड या मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो वो उससे लाइट को रोटेट नहीं करवा सकेंगे। तो हमने देखा लैक्टिक एसिड हमारे को 3 फॉर्म्स में मिल सकता है, एक डेक्स्ट्रो, एक लिवो, दूसरा रेसिमिक मिक्सचर। लेकिन रोटेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारे पास 2 तरह का है, ठीक है? एक है ऑप्टिकली एक्टिव, दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लिवो भी हो सकता है, लेकिन रेसिमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन किसे कहते हैं? ये डेक्स्ट्रो अलग है, ये लिवो अलग है, ऑप्टिकल रोटेशन दोनों की अलग है, लेकिन दोनों की अपोजिट तो है। जब हम दोनों अपोजिट को बाहर से एक मिक्सचर में रखेंगे, नेट रिजल्ट ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो गई है, तो इसलिए हम इसे रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे। तो रेसिमिक मिक्सचर आपसे पूछा जाए कि इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एमसीक्यूज, रेसिमिक मिक्सचर RM इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू ऑप्शन ए इंटरनल कंपनसेशन, ऑप्शन बी है एक्सटर्नल कंपनसेशन, ऑप्शन सी है बोथ, और डी में मैं लिखता हूं नन। यहां पर आप क्या करेंगे कि 2 डिफरेंट कंपाउंड्स को एक मिक्सचर में डालते हैं और दोनों की रोटेशन डिफरेंट और अपोजिट होने की वजह से 0 हो जाती है, तो यहां पर एक्सटर्नल कंपनसेशन होगा, ठीक है? टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड होता है 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2,4 डायोइक एसिड, OOC CH होता है, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 कार्बन ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि कायरल सेंटर है, एक ये है, दूसरा ये है। यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन कार्बन, यहाँ पर हमने लगाने हैं क्या? COOH। क्या करते हैं हम यहाँ पर ऐसे लगाएं कि COOH कार्बन कार्बन, आप यहाँ पर कार्बन COOH लगा दें, 4 कार्बन है ना, एक साइड आप लगा दें OH, हाइड्रोजन, OH और हाइड्रोजन। अब देखें ये एक कंपाउंड है, इसकी एक फॉर्म है, दूसरी फॉर्म यहां में से COOH यहां पर हाइड्रोजन लगा दें, यहां पर OH लगा दें, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर OH। तीसरा फॉर्म हमारे पास ये हो सकता है OH हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखें 1 और 2 यहां पर जब रोटेट करवाएंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड को रोटेट करवाएगा, ये ऐसे रोटेट करवाएगा। और इसको थोड़ा सा देखेंगे, अगर ये ऐसे है और ये ऐसे होगा, ये सेम हो गया, थोड़ा सा आप डिफरेंट कर लें। यहाँ पर हाइड्रोजन होगा तो जहाँ पर OH, यहाँ पर हाइड्रोजन तो ये OH। अगर रोटेशन करवाएंगे तो जहाँ पर ऐसे होगा, इनकी रोटेशन करवाएंगे तो ऐसे होगा। अब देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है,
ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अगर ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है तो ये लेवो और नेगेटिव, ये क्लॉकवाइज है तो डेक्स्ट्रो या पॉजिटिव। अगर आप इसे डेक्स्ट्रो मानते हैं ये पॉजिटिव होगा, अगर ये लेवो मानते हैं तो नेगेटिव होगा। ये आप पर डिपेंड करता है। ये दोनों एनांशियोमर कहलाएंगे, जैसे हमने पीछे इलेक्ट्रिकेशन में पढ़ा, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज होती। और ये एक अलग कंपाउंड है जिसे हम मीजो कंपाउंड बोलते हैं। मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड क्यों? क्योंकि इसकी रोटेशन यहाँ पर, इससे इसकी रोटेशन यहाँ, एक जगह से देखते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है, यहाँ पर देखते हैं तो क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है। एक ही कंपाउंड के अंदर क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, रोटेशन की डायरेक्शन डिफरेंट है, अपोजिट है। इसका मतलब अपोजिशन में कैंसिल हो जाएगी रोटेशन। जब रोटेशन कैंसिल हो जाएगी तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नेट रिजल्ट क्या होगी? जीरो। नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी, नेट एक्टिविटी इज जीरो। क्यों? इसलिए ड्यू टू, देखें एक ही कंपाउंड के अंदर रोटेशन अपोजिट है तो इंटरनल कंपनसेशन बोलेंगे। यहां पर रेसिमिक मिक्सर में एक्सटर्नल थी, दो अलग अलग कंपाउंड्स को लाते थे, ऑप्टिकल रोटेशन नेट जो थी इसलिए जीरो थी। यहां पर एक ही कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल रोटेशन अपोजिट है। अपोजिट किस लिए? कि इसी कंपाउंड को अंदर एक क्लॉकवाइज रोटेट करवाया, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाया, नेट रिजल्ट जीरो होगी, तो यहां पर इंटरनल कंपनसेशन बोलेंगे। कंपनसेशन, तो ये ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव होगा। तो यहां पर जैसे मैंने RM रेसिमिक मिक्सर के बारे में आपसे पूछा कि ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव क्यों है? ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो मीजो कंपाउंड के बारे में आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे देस आर, यानी कि मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, अब याद रखें ये डेक्स्ट्रो ये लिवो, और इसका भी रेसिमिक मिक्सर बनता है इन दोनों को मिलाने से, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है। आप थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, टार्टरिक एसिड के अंदर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डेक्स्ट्रो और लिवो बराबर होता है, वो होता है 170 डिग्री सेल्सियस। ये कुछ याद करने की पॉइंट से याद करने पड़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रेसिमिक मिक्सर जो इसका होगा वो होगा 206 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मीजो कंपाउंड जो होगा वो होगा 143 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है टार्टरिक एसिड, तो उसका कुछ सॉलिडिफाइड फॉर्म में मिलता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, हाई टेम्परेचर इसका। अब दूसरा हमारे पास मिलता है डायास्टेरियोमर। डायास्टेरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव दोनों हो सकते हैं। डायास्टेरियोमर दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, डायास्टेरियोमर दो डिफरेंट ज्योमेट्रिक आइसोमर हैं। अगर यहाँ पर मैं आपको ये बोलूँ एक में डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेता हूँ और दूसरा मीजो कंपाउंड लेता हूँ, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? डायास्टेरियोमर होंगे, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी दोनों के डिफरेंट होंगे, तो वो डायास्टेरियोमर कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख लें डायास्टेरियोमर। डायास्टेरियोमर, डायास्टेरियो मीन्स डाया मीन्स टू, दो अलग स्टेरियोमर आइसोमर हो, तो डिफरेंट कंपाउंड्स डिफरेंट होंगे, डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन, यानी कि एक ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तीसरी पॉइंट ये है कि डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे। चौथी पॉइंट ये है कि वो एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजेबल और नॉन मिरर इमेज होंगे। ठीक है, ये थी सब चीज स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर। उम्मीद है कि आपको क्लियर से समझ में आ गया होगा। यहाँ हमारे पास आइसोमेरिज्म भी खत्म, नॉमेनक्लेचर भी खत्म। कल से हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बाकायदे की केमिस्ट्री की स्टार्ट करेंगे, वो आपको PhD करवाएंगे इंशाल्लाह। किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लेक्चर सुनने के लिए। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप ही केमिस्ट्री जाने, आप ही केमिस्ट्री के फादर बन जाएं और केमिस्ट्री आपकी दामन पकड़े। थैंक यू सो मच।